All right, students. In this session, we are going to talk about a very important questions. जो स्टूडेंट अक्सर अपने टीचर से पूछते हैं, स्पेशली फिजिक्स टीचर से, सवाल ये होता है कि हम फिजिक्स पढ़ते क्यों हैं। और स्पेशली जब हम क्लास में बात करते हैं, स्पेशली जो नीट के स्टूडेंट होते हैं, उनका तो डेफिनेटली ये सवाल होता है, सर हमें क्यों पढ़ाई जाती है फिजिक्स, क्यों पढ़ते हैं हम फिजिक्स। ऑलराइट, इस सवाल का जवाब जो है इसको इस सेशन में इसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। ऑलराइट, इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं। एक जवाब तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सा जवाब है कि बेटा आपके सिलेबस का पार्ट है और फिजिक्स आपको इसलिए पढ़ना चाहिए बिकॉज फिजिक्स पढ़े बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। राइट, नीट के एग्ज़ाम की बात करें तो 25% वेटेज आपकी फिजिक्स है, बाकी की केमिस्ट्री, बॉटनी और जू है 75%, 25% आपका नीट का वेटेज है। और अगर आपके इस 180 नंबर्स में जो 720 में से 180 नंबर का आपका फिजिक्स का पेपर आएगा, उसमें अगर आपके 120, 130 नंबर नहीं आए तो आपकी अच्छी रैंक नहीं बनेगी, इसलिए आपको फिजिक्स पढ़ना चाहिए। IIT JEE में इसका 1/3 वेटेज है, इसलिए आपको फिजिक्स पढ़नी चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा इसका ये आंसर है कि बेटा सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपको पढ़नी चाहिए। नाउ दूसरा जवाब थोड़ा सा लंबा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ से शेयर करूँ, सो इट वाज ड्यूरिंग द टाइम जब मैं सेकेंड ईयर IIT दिल्ली में पढ़ रहा था। आई वाज इन सेकेंड ईयर और छुट्टियों में मैं घर आया हुआ था। मेरी छोटी सिस्टर, शी इज़ अ डॉक्टर नाउ, वो उस टाइम पे नीट की तैयारी कर रही थी। उस टाइम पे इस एग्ज़ाम को CPMT या APMT कहते थे। सो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम एंड वन टाइम आई वॉज देयर एट माई होम और आई नोटिस कि वो अपने कमरे में पढ़ रही है। मैंने नॉक किया, मैं उसके कमरे में गया, मैंने कहा मैं अंदर आ जाऊँ, एंड शी सेड आ जाओ, एंड शी वॉज सिटिंग लाइक दिस। हालांकि कमरे में अपनी चेयर पे ऐसे बैठी थी, किताबों को ऐसे घूर के देख रही थी, एंड शी वाज लाइक पता नहीं क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स। एंड आई वाज लाइक कि क्या हो गया बेटा, बता क्या बात है, क्यों परेशान है। कहती पता नहीं कौन सा बंदा है, इसने परेशान कर रखा है। ठीक है, मैं कहा क्या हो गया, कौन बंदा है, किसने परेशान कर रखा है। कहती नहीं, ये बंदा जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और गेंद फेंकता है और फिर ये कहता है बताओ ये गेंद नीचे कितनी देर में पहुंचेगी। 2 गेंद फेंक के कहता है कि बताओ वो दोनों कब रास्ते में मिलेंगी। कभी कभी कहता है मेरा मन करता है इसी को धक्का दे दूं, जाके तू खुद देख ले, है ना। एंड शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि पता नहीं क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स। उस टाइम पे मेरे पास, जब मेरी छोटी सिस्टर ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था। फिजिक्स मेरी अच्छी थी तो बाय फिजिक्स अच्छी थी तो मैंने जो तैयारी की और एग्ज़ाम हो गया, अपना सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास उस टाइम नहीं था। जब मेरी छोटी सिस्टर ने पूछा तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। हालांकि मैंने उसे फिजिक्स पढ़ाया एंड शी गॉट थ्रू और वो सारी कहानी हुई। लेकिन अब इस सवाल का जवाब मेरे पास है। अगर ध्यान देंगे तो मैं इस सवाल को, इस जवाब को कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। स्पेशली अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स को फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों हमारा फिजिक्स पढ़ के डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं। सो इसको एग्जांपल ऐसा देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसके मैं कई सारे एग्जांपल लूँगा। तो सबसे पहले तो देखें, जैसे आप डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में 75% फ्लूइड है। सो हमारी जो वेन्स में आर्टरीज और आर्टरीज वेन्स जो आप कहते हैं, देसी भाषा में बोलें तो इसको नसें कहते हैं, उनमें जब फ्लूइड बह रहा है तो हम यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं। जितने भी आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो थर्मामीटर हो, चाहे वो आपका ECG, EEG और या कोई भी और मेडिकल इक्विपमेंट हो जिससे आप कोई भी रीडिंग लेते हैं, वो फिजिक्स का पार्ट है, वो बनाया इंजीनियर्स ने। तो उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें फिजिक्स पढ़ना चाहिए। एक चीज़ और है, जो बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ते हैं उन लोगों का, उन डॉक्टर्स का, स्पेशली उन डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि उनके डायग्नोस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज फिजिक्स इज़ नथिंग बट डायग्नोसिंग अ प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन निकालना। तो अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो काफ़ी लाइकली है कि आपके इन फ्यूचर जब आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे तो आपके डायग्नोस्टिक स्किल बहुत अच्छे होंगे। तो इसलिए भी हमें फिजिक्स अच्छे से पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपके डायग्नोस्टिक स्किल को डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करता है, वो सोचने का तरीका आपको सिखाता है। उसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिस इज़ टेकन फ्रॉम दिस बुक विच इज़ कॉल्ड व्हाट आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज 20 बाय टीना सेलिक। इस बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे जो मेडिकल इक्विपमेंट डिज़ाइन करने वाली कंपनीज होती हैं, सो देयर वाज दिस कॉन्फ्रेंस गोइंग ऑन, जहाँ पे उन्होंने एक लंबी चौड़ी टीम बनाई। उस टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे इंजीनियर्स इन्वॉल्व किए उन्होंने।
और उसमें सारे डॉक्टर्स आके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दे वर टॉकिंग अबाउट कि हमारी जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसको हमने कितना बढ़िया प्रोग्रेस की है, कितने लोगों की हमने लाइफ बनाई है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड ओपन हार्ट सर्जरी। सो जस्ट लेट मी गिव एन एग्जांपल। जो हमारी कोलेस्ट्रॉल जब लोगों का बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हम ये कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी मान लीजिए कोई एक नस है जो ऐसे जा रही है, उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इस नस में ब्लॉकेज आ जाती है। तो से फॉर एग्जांपल इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हुआ और धीरे 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 करके वो कोलेस्ट्रॉल ऐसे जम जाता है कि इसमें ब्लड का फ्लो जो है वो आपका इम्पैक्ट हो जाता है। इसी चीज़ को हम वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसमें और बहुत सारी और बातें करेंगे। सो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम ये लिखते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एरिया आपका कम हो गया है, इस वजह से आपका वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ब्लड को उस वेलोसिटी से फेंकने के लिए इवेंचुअली आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है और इसी को हम कहते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिन लोगों के लिए ऐसे आपकी ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, उनको बीपी की अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। उसी के लिए जो डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, एक्चुअली वो दवाई जो है वो दवाई जो बीपी की जो दवाई होती है दैट इज़ नथिंग बट ब्लड थिनर। वो क्या काम करती है कि वो ब्लड की डेंसिटी कम कर देती है। ब्लड की डेंसिटी कम करने से होता ये है कि अगर इसकी डेंसिटी कम हो गई तो ये लिक्विड आपका अच्छे से फ्लो करेगा। नाउ ये सारी नॉलेज, ये सारी समझ, अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। ऑलराइट, तो एज अ डॉक्टर आपका डायग्नोसिस और आपका लोगों को, अपने पेशेंट्स को समझाने का तरीका, इलाज करने का तरीका वो इम्प्रूव हो जाता है। नाउ एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में सारे डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई किस तरह से हमने आपका ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी उसको बोलते थे, बाईपास सर्जरी वहाँ पे उसको हमने करना ये शुरू किया कि अगर मान लो ये कोई आर्टरी या वेन अगर इसमें यहाँ पे ये ब्लॉकेज आ गई तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट ऐसे करके एक दूसरी पाइपलाइन डाल देते हैं या दूसरी हमने एक और अल्टरनेट वे बना दिया तो ब्लड अब यहाँ से जाने की बजाय यहाँ से ऐसे जा सकता है और एकदम से हार्ट पे प्रेशर कम हो जाएगा। सो तरीका ये होता था कि जो आपकी जो काफ है, इस काफ में वहाँ से एक नस लेके उसका बाईपास बना देते थे। एंड दिस यूज टू बी अ मेजर सर्जरी। बहुत सारे डैमेजेस और बहुत सारे लाइक सिवियरिटी उसकी ऑपरेशन के दौरान ही हो जाती थी। कुछ लोग तो ऑपरेशन भी सर्वाइव नहीं कर पाते थे। राइट, सो उस सेमिनार में, उस कॉन्फ्रेंस में सारे डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि हमने इतने लोगों की जान बचाई, इतने एक्सपेरिमेंट हमने या इतने ऑपरेशन हमने सक्सेसफुली किए वगैरह वगैरह वगैरह। वहाँ पे कुछ इंजीनियर्स बैठे थे और इंजीनियर्स ने बैठ के अपना सर पकड़ लिया कि भैया ये क्या चल रहा है। हालांकि उनका कहना था कि भाई ये बताओ कि अगर एक पाइपलाइन ख़राब हो गई तो सिंपल, अगर हम फिजिक्स में या इंजीनियर की टर्म में बात करें तो अगर एक पाइपलाइन ख़राब हो गई तो कहाँ की समझदारी है कि आप वहाँ जाके एक दूसरी पाइपलाइन डाल दो। कोशिश करो कि वो वाली पाइपलाइन आपकी सही हो जाए। दैट इज़ द इंजीनियर अप्रोच। तो वहाँ पे उन लोगों ने वहाँ पे सजेस्ट किया और वहाँ के बाद ये आपकी एंजियोप्लास्टी, अगर आपने नाम सुना हो, वो ये चालू हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये ऑपरेशन करने चालू किए और उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आजकल उसका जो मोर कॉमन प्रोसीजर है वो ये है कि इसके अंदर बलून डालते हैं ऐसे। वो बलून उसको अंदर एक बार डाल के और उस बलून को अब इन्फ्लेट करते हैं। उस बलून को इन्फ्लेट करने से जो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल चिपका हुआ है वो एकदम से यहाँ पे वो रास्ता खुल जाता है और उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल है ये फैल के बाकी उसमें पहुँच जाता है और ये फ्लश आउट हो जाता है। ना ये अप्रोच और ये तरीका, ये सोचने का तरीका आपको फिजिक्स सिखाता है। इसी तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल है मेडिकल साइंस में जहाँ पे आई एम इन नो वे सेइंग इंजीनियर्स आर बेटर देन डॉक्टर्स। आई एम इन नो वे सेइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग इज इंजीनियर और डॉक्टर जब मिल के काम करते हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो अगर फिजिक्स की अप्रोच से, इंजीनियरिंग अप्रोच से भी उनको अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो वो बहुत बढ़िया, बेटर, अच्छे डॉक्टर बनते हैं। एज सिंपल एज दैट। राइट, इसलिए हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। और अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एज ए एजुकेशनिस्ट हमें ये नहीं पता कि आज से 15 साल 20 साल बाद आप लोग क्या कर रहे होंगे। 15-20 साल बाद इनफैक्ट आपको भी नहीं पता आप क्या कर रहे होंगे, वो लाइफ की प्रोग्रेस बताएगी। सो लेकिन अगर वहाँ पे आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, सोचने का तरीका है,
तो आप काफ़ी लाइकली है कि वो सारे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे जो आज तक लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए हम आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, है ना। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, और बहुत सारे मैं एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ, बट लेट्स सेव टाइम ऑन दैट कि फिजिक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए। बिकॉज उससे हमारा डायग्नोस्टिक स्किल बेटर होता है, सोचने का एक डिफरेंट तरीका मिलता है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना कि अच्छा इसमें ये करना है, हो हाँ ये वो वाली जो स्किल है वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसलिए हमें अच्छे से फिजिक्स पढ़ना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उस फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, राइट। और वो उसके बाद हम बात करेंगे कि फिजिक्स एक्चुअली हमें क्यों पढ़नी चाहिए, बात हो गई। कैसे पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो एक्चुअली फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। Now, let's move on to ask this question कि what is physics and what do we study in physics? Physics क्या है और physics में हम पढ़ते क्या हैं? Now, फिजिक्स को जो हम ये कहते हैं, फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी फिजिकल वर्ल्ड है उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको और अच्छे से बेटर समझने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। और फिजिक्स में हम एक एक चीज़ जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हो रही है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको देखते हैं, अच्छा ऐसे हुआ, ओहो ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसको समझने की कोशिश हम फिजिक्स में करते हैं, राइट। इसके बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेंद है, उस गेंद को हमने ऊपर फेंका, वो गेंद जब ऊपर गई तो वापस क्यों आई। बहुत ही अच्छा सवाल है जो अक्सर फिजिक्स में हम इसको बेसिक इससे हम चालू करते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं, उनके कानों पे हम समथिंग कॉल्ड एक चश्मा या फिर वो लगाते हैं स्पेक्स, और स्पेक्स लगाने के बाद उनको दिखना बेटर हो जाता है। तो सवाल ये है कि वो बिना चश्मे के और चश्मे के साथ दिखने में फ़र्क क्यों आया। बहुत दूर की चीज़ है, उसको जब हम देखना चाहते हैं तो जब हम चश्मा लगा के उसे देखते हैं या बाइनोकुलर्स लगा के देखते हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं, वो चीज़ हमें पास दिखने लगती है, वो हमें थोड़ी सी बड़ी होकर दिखती है। इन सारे सवालों के जवाब हमें फिजिक्स में मिलेंगे। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं, राइट। इसको फिजिक्स हम किस प्रकार पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं उसको हम समझने के लिए एक फेनमैन नाम का बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, रिचर्ड फेनमैन, एंड ही गेव अ वेरी गुड एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी, दिस इज व्हाट ही सेड इन हिज थ्योरी। ही सेड कि मान लीजिए कि चेस का बोर्ड है और इस चेस के बोर्ड में बहुत सारे वो पीसेस रखे हुए हैं और चेस का गेम यहाँ पे चल रहा है। नाउ इस चेस के गेम में बैठे हुए मान लीजिए दो लोग चेस का गेम खेल रहे हैं, दो लोग बैठे हुए हैं और ये दोनों बैठे हुए चेस का गेम खेल रहे हैं, और देयर इज अनदर पर्सन हियर, ऑलराइट, और ये दोनों बैठे हुए चेस का गेम खेल रहे हैं। नाउ यू आर देयर, आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं, आपको गेम खेलना अलाउड नहीं है और आपने इस गेम को इन बिटवीन ज्वाइन किया है। आपने जब इसको देखना चालू किया, गेम ऑलरेडी चल रहा था एंड यू हैव नो आइडिया कि इस गेम में क्या चल रहा है। आपने इस गेम में नोटिस किया कि इसने यहाँ पे कोई एक, जिसको हम पैदल या प्यादा बोलते हैं, उसको पॉन को एक मूव किया। तो आपने यहाँ पे अपने लिस्ट में एक वो लिखा कि पॉन जो है वो इस तरह से मूव करता है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मान लीजिए एलिफेंट ऐसे मूव किया और उसके बाद यहाँ से कैमल ऐसे मूव हुआ एंड ऑल दैट सब। तो उसको आपने नोटिस किया, ठीक है, कि ये चल रहा है। आपको उससे पहले गेम के रूल्स नहीं पता, आपको बस ये दिख रहा है कि ये गेम हो रहा है। सेम काम हम लोग कर रहे हैं। ये जो गेम है, जो चेस का गेम है, ये मान लीजिए गॉड्स यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है और ये हमारे साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, हो ये है। सो नाउ इफ समबडी हैज नोटिस दैट, तो नाउ दैट बिकम समथिंग कॉल्ड अ लॉ। वो आपका लॉ बन जाता है और उस लॉ की बहुत पिटाई होती है। उस लॉ को ओवर द ईयर्स हम उसको टेस्ट करते हैं और अगर वो लॉ 200, 300, 400 साल या फिर 50 साल, 20 साल अगर वो लॉ वैलिड रहा, उस लॉ को किसी ने डिसप्रूव नहीं किया, तो हम कहते हैं कि वैलिड लॉ है, उसी लॉ को हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंसान था, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सर पे एप्पल गिरा। बाय द वे, कई बार आपका भी ये मन करता होगा, आगे कई बार करेगा ऐसा मन कि अगर ये मिल गया ना इंसान, जो एप्पल वाला इंसान था, नारियल के पेड़ के नीचे बैठाएंगे। बट जस्ट इमेजिन कीजिए अगर उसने वो सारी ऑब्जर्वेशन नहीं की होती, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूटन, अगर वो सारी ऑब्जर्वेशन नहीं की होती तो शायद हम आज भी हिमालय की कंदराओं में होते हैं, शायद आज भी हम मिडिवल एज में, या जो साइंस ने हमने प्रोग्रेस की है वो शायद प्रोग्रेस वहीं से चालू होती है, उस लार्ज स्केल पे जो हमने प्रोग्रेस की है। ऑलराइट, तो अगर न्यूटन वहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसने एक चीज़ नोटिस की, उससे पहले भी हज़ारों सालों से एप्पल पेड़ से गिर रहा है, वो ऊपर से चीज़ें नीचे गिर रही है, बट दैट वाज द फर्स्ट पर्सन
जिसने उसको कागज़ पेन पे नोट किया एंड देन ही केम अप विद अ लॉ बेस्ड ऑन दैट कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो मदर नेचर या उसको मदर अर्थ या फिर प्लैनेट अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एंड देन ही गेव अ लॉ कि हर दो फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है वो दो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। देन ही रैन सो मैनी एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन दैट ही केम अप विद द लॉ। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ द लॉ F इज इक्वल टू GMM/R²। तो वो लॉ उसके बाद निकल के आया। सिमिलरली और जितने भी अलग अलग एरियाज हम पढ़ेंगे, जैसे थर्मल फिजिक्स अलग है, आपकी रे ऑप्टिक्स अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग है, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग है, उसके अलावा मोशन की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे हमारे लॉज हैं, बहुत सारी हमारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन साइंटिस्ट ने नोटिस करके हमें लॉ दिया है एंड दे हैव टेस्टेड, जिसको हम बोलते हैं वो अपना टाइम का टेस्ट वो फुलफिल कर चुके हैं। इतने सालों में भी उन लॉ को उन लॉ को हमने बार बार टेस्ट किया, बार बार चैलेंज किया और वो लॉ आज भी एप्लीकेबल और वैलिड है। उन्हीं लॉज को हम यहाँ पढ़ेंगे। सो फिजिक्स इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गेम। ये जो फिजिकल वर्ल्ड का गेम चल रहा है इसको हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने की और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसलिए हमें फिजिक्स अच्छे से पढ़नी चाहिए। आई होप इन सारे एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आया होगा कि फ़िज़िक्स हम कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। एंड आई होप आपका एंथुजियाज्म थोड़ा सा बना होगा फिज़िक्स पढ़ने के बारे में। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट टेकिंग अ डीपर डाइव इनटू कि हम फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं। राइट, सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद स्टडिंग यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड फिजिकल क्वांटिटीज़।